वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी ट्रंप जैसा हमला हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाले बयानबाजी से उन पर हमले का खतरा बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ट्रंप पर हुए हमले को मौजूदा भारतीय राजनीति से जोड़ते हुए पेश किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। दरअसल विक्रम सिंह ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी पर पिछले 10 साल में राजनीतिक हमले तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी उनके खिलाफ उकसाने वाले बयानबाजी करते हैं। मोदी जब पीएम कैंडिडेट थे तब पटना में उनकी रैली के दौरान एक ब्लास्ट हुआ था। मोदी हमेशा आतंकियों की हिट लिस्ट में रहते हैं। ऐसे में विरोधियों को प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाले बयानबाजी से बचना चाहिए। विक्रम सिंह ये भी लिखते हैं कि वाराणसी में मोदी की सुरक्षा में सेंध के बाद राहुल गांधी की तरफ से गलत बयानबाजी की गई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जनता अब उनसे नहीं डरती है। जिस तरीके के हालांकि उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, कोई भी सभ्य व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उन्होंने किया। मैं भी उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहती। इसी तरह साल 2022 की घटना आप याद करें, जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। उस वक्त जो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने जिस तरीके का रिएक्शन दिया था, इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा कहा था। क्या आज कहा गया? सुधांशु त्रिवेदी ने जब ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने क्या कहा, वो एक बार आपको सुनाते हैं। हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, मगर यहां हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कहानी कुर्सी का ये कार्यक्रम चल रहा है और हमने आपके आर्टिकल का बाकायदा पूरा जिक्र किया, जिन बातों को आपने इंगित किया, जहां आपने इशारा किया। आपने ये कहा कि राजनीतिक कारणों की वजह से टीका टिप्पणी हो रही है और ये सुरक्षा में सेंध लगा सकती है या प्रोवोक कर सकती है लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरीके के हमले को लेकर भी। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? निसंदेह देखिए, हम आप वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते हैं, हम आप एक इकोसिस्टम में करते हैं। इकोसिस्टम अगर विषाक्त होगा तो जाहिर है कि हमारी अवधारणा, हमारी मनोवृत्ति वो भी विषाक्त होगी और हम वो करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। अमेरिका इसका उदाहरण है। वहाँ जिस तरीके की बैटल लाइंस बनी और जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आक्रमण हुआ, आप समझ सकती हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, इकोसिस्टम कुछ कुछ उसी ढर्रे पे गिर रहा था जैसे यहाँ पे गिर रहा है। आपको जानना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस जहां जो चोटी की चरमपंथी थी वो आई थी भारत, ये बात दूसरी की निष्क्रिय हो गई। लेकिन उसके बारे में भी लोगों ने कहा, कोई कह रहा है कि ये बिहार की बेटी है, कोई कह रहा है कि नहीं फर्जी इनकाउंटर है। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि वो लश्कर तैयबा की एक बिल्कुल ट्रेंड, वेल ट्रेंड चरमपंथी थी। गांधी मैदान की आपने बात की 27 अक्टूबर 2013 को, जिसमें 6 लोग मारे गए, क्या ये कम संकेत था? और अभी भी लगता है कि जैसे भैंस ने खेत कम खाया है तो अभी युवा घरों से निकल करके दौड़ा दौड़ा करके आक्रमण करेगा प्रधानमंत्री के ऊपर। क्यों? ये स्थितियां आ सकती हैं। हमारे आपके 10 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य शिष्टाचार और संतुलित भाषा का प्रयोग राजनीति में न केवल आवश्यक है बल्कि वांछनीय भी है। आप एक एक घटनाक्रम आपने बताया और जिस तरीके से हिंसा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंकी गई बनारस में, तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी जिंदगी बीत गई है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर पत्थर फेंका गया था, उनके चेहरे पे चोट आई थी, तो हम लोगों ने यही कहा था, ये प्रधानमंत्री के चेहरे पे चोट नहीं, ये पुलिस की वर्दी पे और देश के ऊपर चोट है। और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारे रहते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण हो गया।
और इस तरीके से कह देना कि ये दरअसल अभी और आक्रमण होंगे, घर से निकल नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से 26 जनवरी को 2022 को किसान आंदोलन में इंदिरा गांधी जी की हत्या को लेके और वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी, बहुत ही मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, निकृष्ट स्तर के जो भाव भंगिमा लेकर के लोग कह रहे थे, जो पवन खेड़ा साहब को जिस तरीके से उन्होंने कहा, सुबोध कांत सहाय जी ने ये कहा कि ये बिल्कुल हिटलर हो गए हैं और जैसी मौत हिटलर की होती वैसी ही होगी, ये क्या सभ्य समाज में होगा? मैं समझता हूं कि कुछ तो फर्क होना चाहिए देश के वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों में और गली मोहल्लों के चिंता जता रहे हैं वो चिंता बहुत जायज है, लेकिन ये बॉर्डर लाइन कौन खींचेगा? आप समझा सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, हम खबर चला सकते हैं, लेकिन ये तो राजनीतिक नेताओं को ही करना पड़ेगा, दलों को करना पड़ेगा कि वो बॉर्डर लाइन क्या है जिसे वो क्रॉस ना करें। और राहुल गांधी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर के ही 2 नेताओं को, 2 परिवार के सदस्यों को गंवाया है, वो इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं। निसंदेह आपने सही कहा, ये आत्मनियंत्रण करना होगा और ये कोई ऐसी क्रांतिकारी बात नहीं है जो मैंने लिखी है, ये सामान्य बात है। आज से 150 साल पहले बिस्मार्क ने कहा था, वन शुड राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा भी अगर हम करते हैं तो उसमें सामान्य शिष्टाचार का मान रखते हैं, अनर्गल बातें, असंयत बातें नहीं करते हैं। ये कौन सी ऐसी बात है? सामान्य शिष्टाचार के लिए तो भारत और हमारा वांग्मय जाना जाता है, और इस तरीके की असंतुलित बातें करना ये किसी को शोभा न दिया है न देगा। और जो कर रहा है वो भी अंतर से जानता है कि उसकी कुंठा उसको इन शब्दों का प्रयोग करवा रही है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं अगर अमेरिका और भारत का ही कंपैरिजन कर लूं, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस हो गई, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, जिस तरीके का इनपुट उनके पास रहता है वो तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, इतना ताकतवर मुल्क कहा जाता है, वो भी नहीं भाप पाया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज कहा जा रहा है, एलॉन मस्क ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी ने कहा है कि अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस चीफ हैं उनको हटाना जाना चाहिए क्योंकि वो अपने कर्तव्य में फेल हो गई। कम से कम भारत में हमारे इस तरीके की त्रुटिपूर्ण नहीं देखी थी। ये ज़रूर आपने सही कहा कि जिस प्रकार जनवरी में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, लेकिन उसके कारण वहाँ की सरकार की उदासीनता थी जो बात की जांच में पाई गई और वहाँ के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पे कार्रवाई हुई। लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार है और ये कर्तव्य के प्रति उदासीनता, ये अक्षम्य है, निंदनीय है और दंडनीय है और दंड होना ही चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने पूरा आर्टिकल लिखा। और ये समझने की ज़रूरत है नेताओं को कि जब वो अपनी भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जिसका एक असर अवधेशी हमने देखा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। इसकी क्या गारंटी है कि भारत में ये प्रोवोकेशन इस तरीके से काम ना करे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री शीर्ष पर हैं, और जब हम उनके खतरे की बात करते हैं तो भारत की संपूर्ण राजनीति में, वैचारिक संघर्षों में, एक्टिविज्म में, मीडिया में, सब में एक खतरा है। मैंने भी अपना आर्टिकल लिखा ही था, मंगलवार को वो छपा भी है, उसी में उठाया था कि इस समय भारत और अमेरिका में जबरदस्त समानता है। इस समय जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इस प्रकार के इनके समर्थन करने वाले लोगों को डिमोनाइज किया गया है कि ये फासिस्ट है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुसलमानों को कुचलने वाला है, ये संविधान खत्म करने वाला है, इसको ये इसका असभ्य एक विचारधारा है। और वो जिस ढंग से वातावरण को विषाक्त किया गया है सोशल मीडिया से ऊपर तक, उसमें भारत में खतरा हर क्षण मौजूद है। ये कोई नहीं, अमेरिका में भी यही हुआ है। दोनों देशों में जबरदस्त समानता है। वहां की मीडिया, वहां का थिंक टैंक इस समय वो ऐसे बता रहा है जैसे ट्रंप जो है एक डेमोन, एक राक्षस जैसा, दैत्य जैसा आ गया हुआ है। इसका अंत नहीं होगा तो अमेरिकी समाज टूट जाएगा, अमेरिका का जो राष्ट्र भाव है वो खत्म हो जाएगा, यहां सभ्य लोगों के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना मुश्किल हो जाएगा। एक वातावरण बनाया है वहां, और वो अब उसके कारण नहीं लगे, लेकिन यही वातावरण तो भारत में मैं लंबे समय से बोल और लिख रहा हूं कि ये खतरनाक है।
हमारे आपके मतभेद होते हैं। मैंने स्वयं हमारे नक्सलियों से रिश्ते रहे, हमने अपने संबंध निभाए हैं, लेकिन इस समय का वातावरण ऐसे ऐसे बना दिया गया है कि कभी भी भारत में कुछ भी हो सकता है, और कुछ हुए हैं जिनकी ओर हमको ध्यान नहीं जा रहा है। आप अगर धर्म क्षेत्र, धर्म सभा, शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं तो वो सब गुस्से पैदा करने का परिणाम है अल्पसंख्यकों मुसलमानों के अंदर कि ये सब तुम्हारे विरुद्ध हैं। और जब नेता राहुल गांधी जी जैसे लोग, दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उसको फिर एक बल मिलता है। तो इसे ये निश्चित रूप से विक्रम जी ने लिखा है, वो उनका एक अपना सुरक्षा एंगल है, लेकिन आइडियोलॉजी के स्तर पर भारत में जो भी राष्ट्र की बात करता है इस समय, बल्कि दुनिया में भी है, जो नेशनलिज्म की बात करेगा, जो अपने देश की सभ्यता संस्कृति की बात करेगा, उसकी महानता की बात करेगा, उसकी रक्षा की बात करेगा, उस सब के साथ यही हो रहा है। दुनिया में एक नए किस्म का नौ लेफ्ट खड़ा हुआ है जो वाकई में जो फासिस्ट है, जो नफरत करता है। आइडियोलॉजिकल टसल की आप बात कर रहे हैं और ये बहुत खुलकर है। मैं इस पर एक रिएक्शन संगीत जी आपका ले लूं, फिर अगले विषय पर जाऊंगी। ये जो आइडियोलॉजिकल टसल है, लेफ्ट वर्सेस राइट है, तब ये क्या नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि ये, और राहुल गांधी की मैं खास तौर पर इसलिए बात करूंगी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी परिवार के 2 सदस्यों को गंवाने के बाद क्या ये समझ में आएगा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले नेता नफरत की बात ना करें? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे आप परिवेश को, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ इस प्रकार का एक विमर्श इस देश में वामपंथी मीडिया, वामपंथी पत्रकारों के द्वारा, उनके इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक के द्वारा ये पूरा चलाया गया है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी मुस्लिम है, ये खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म, ये सारा जो घृणा का जो वातावरण है इन लोगों ने फैलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि ये, जब आप याद करेंगे कि जब श्रीमती गांधी सत्ता से हट गई थी तो श्रीमती गांधी ने जनता पार्टी के खिलाफ भी इसी प्रकार का अभियान चलाया था कि डेमोक्रेसी ही खतरे में है। आज आप ये जाइए, मैंने इसी कहानी कुर्सी में कहा था कि हैरान करती है हमें कि जो स्टालिन, माओ को मानने वाले, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा नरसंहार किया है, हिटलर की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं, लेकिन माओ ने कितने को मरवाया, स्टालिन ने कितने को मरवाया, और चे गुवेरा ने कितने को मरवाया, भारत के अंदर वामपंथियों ने कितने की हत्या की, हम उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो लोग विमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, वो लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, वो लोग फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। इस देश में मजेदार बात है कि ये नैरेटिव डोमिनेंट नैरेटिव होकर के आया था। नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म और ये सब सारे जो विमर्श थे उसको हाशिए पर छोड़ दिया गया। अब उनको ये परेशानी होती है, अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो राहुल गांधी का विमर्श है वो बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उनको सीखना चाहिए। ये जो ताजा घटना अमेरिका में हुई है उसके बाद तो ये समझने की और इसे केवल एक पॉलिटिकल दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और उसी पोजीशन पर किसी दूसरे दल के भी प्रधानमंत्री कभी ना कभी थे और होंगे भी। तो ये सुरक्षा का मसला है सर। एक अगली खबर, बात झारखंड की, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने झारखंड में बढ़ती हुई घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया है, सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ है, उसी तरीके की साजिश झारखंड में भी हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने में लगे हुए हैं। हिमंता ने दावा किया कि असम में एक समय मुस्लिम आबादी केवल 12% थी, जो कि अब 40% तक चली गई है। ये कैसे हुआ, जरा आप पहले सुनिए हिमंता को। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं।
एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। अब आप ये सोचिए, जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करती हूँ, वहां के जो लोकल हैं, अगर आप उनसे जाकर बात करिएगा तो वो खुद बताएंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ वहां पर इतनी हुई है कि वहां के रहने वाले, अपने जिनके पुरखे वहां पर रहे हैं, उनके लिए नौकरी तक में संकट आने लग गया था। हालांकि इस बार बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या कितनी बड़ी है, असम से लेकर क्या ये झारखंड तक आ गई है? विजय जी, मैं आपसे इस पर चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। बोले उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। 1998 में जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट आई थी, और जनरल एस के सिन्हा ने लिखित 32 पेज की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सेप्ट लोअर ब्रह्मपुत्रा एंटायर आसाम लुक्स लाइक ए बांग्लादेश। ये उनकी रिपोर्ट थी। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट उसी समय पश्चिम बंगाल के लिए आई थी, जिसमें कहा था कि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहाँ पर बस गए हैं और लोकल मुसलमान उनको शरण दे रहे हैं, उनके लिए जो आई कार्ड है वो बनवा रहे हैं, यानी वोटर कार्ड में उनका नाम डलवाते हैं, और पूरे बांग्लादेश से जुड़े हुए बॉर्डर से जितने हिंदू हैं वो भाग करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसी समय अरुण शौरी की एक पुस्तक आई थी, सेकुलर एजेंडा करके। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बांग्लादेशी मुसलमानों ने घेर लिया है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में। उस समय आबादी की संख्या जो है वो बांग्लादेशी पत्रकारों को लेकर के उन्होंने कहा था कि 7 लाख की आबादी बांग्लादेशी मुसलमानों के दिल्ली एनसीआर रीजन में रह रही है। उसी समय बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेप्सरॉन टर्म का यूज किया था, प्रयोग किया था, कहा था कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ गई है, हम तो घुसेंगे ही घुसेंगे। ये लेप्सरॉन टर्म जो है वो यूरोप में जो है हिटलर ने यूज किया था, जब वो बाकी कंट्रीज में घुसने के लिए, जर्मनी के लिए कहा कि हम घुसने के लिए, तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया था। ये एक गंभीर समस्या है। और ध्यान रखिएगा, IMDT एक्ट आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए IMDT एक्ट नहीं लाया है, बसाने के लिए एक्ट लाया है। इतने खतरनाक चीजों के बावजूद भी इस देश का जनमानस बांग्लादेशियों को बर्दाश्त कर रहा है, उसके खिलाफ अभियान नहीं होता है, और सेकुलरिज्म के नाम पर इस राष्ट्रीय पाप को बर्दाश्त किया गया। नहीं, लेकिन सर, अगर कोई चीज लीगल ही हो जाएगी तो अब आप उससे बर्दाश्त ना करिएगा तो फिर क्या करिएगा? विजय जी, जो झारखंड में पैटर्न किया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, कोई भी आदिवासी गैर आदिवासी को अपनी जमीन नहीं दे सकता, ये नियम है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, आदिवासी लड़की से शादी कर ले, तब तो पति को वो जमीन मिल सकती है, और झारखंड में यही पैटर्न अपनाया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी, घुसपैठियों की समस्या बहुत गंभीर है और बहुत लंबे समय से चल रही है, इसमें कुछ खास ऐसी बात नहीं है, नई बात नहीं है। असम में बहुत बड़ी समस्या है, बांग्लादेश में के जो घुसपैठी है वहाँ पर जिस तरह से कब्जा किया है, पूरी एक डेमोग्राफी को बदला है। पश्चिम बंगाल में भी उसका काम दिखाई दे रहा है, झारखंड में भी दिखाई दे रहा है, और रागी जी ने अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया, वो बहुत पुराना हो गया। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक तो पश्चिम असम में भी, जहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा है, वहाँ पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या घुसपैठ को लेकर कोई बड़े कदम उठाए गए हैं सरकार ने? आज आप हिमंता बिस्वा शर्मा किस पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं? ये सवाल तो मुझे उनसे करना चाहिए ना, आपको उनसे करना चाहिए कि क्या आपने घुसपैठ रोकने पर कोई काम किया? दूसरी बात, आपने देखा होगा कि असम में क्या हुआ, आपने NRC बनाया। NRC को क्यों नहीं लागू किया आपने? क्योंकि उसने आपके पॉलिटिकल गणित को बिगाड़ दिया। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। तो घुसपैठियों को अगर घुसपैठियों की समस्या की तरह से देखेंगे तो शायद रास्ता निकलेगा, घुसपैठियों की समस्या को मुसलमानों की समस्या बनाएंगे तो उसका एक पॉलिटिकल मायने होगा। और अब जब 10 साल से केंद्र में सरकार आपकी हो, 7 साल से आप असम में बैठे हुए हो, तो फिर आपको तो जवाब देना है। हिमंता बिस्वा शर्मा उस जवाब से बचने के लिए ये
बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। करना बता दिए हेमंत बिस्वा शर्मा कि क्या किया गया घुसपैठ को रोकने। सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन दीजिए ना, आप किसको बता रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हेमंता बिस्वा शर्मा के पास भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो झारखंड की मैंने बात की, नहीं वो इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जो आपने, मैंने कहा ना एनआरसी को क्यों नहीं लागू किया आपने, क्योंकि जब एनआरसी में नंबर सामने आया तो उसमें पता पड़ा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद है, और आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। नहीं, मैं अब इसका दूसरा पहलू आपसे पूछ नहीं, संगीत जी मुझे ना आप सारा समय ले लेंगे, मेरे पास समय कम है। बस एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए वो ऐसा आया है क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान वहां से आसाम के बाद बिहार, महाराष्ट्र, ईस्ट कोस्ट रोड सारे जगह घुस गए हैं। एक पैटर्न के तहत उनको पूरे देश में डिस्पर्स किया गया है। घुसपैठियों की समस्या है तो इसका निराकरण होना चाहिए। ये तो खालिश राजनीति नजर आ रही है। आप एक बार फिर से झारखंड में, क्योंकि आपके आदिवासी वोट जो है कम हो गया, आपको मिला नहीं, जेएमएम जीत गए, तो आपके लिए सबसे मुफीद मुद्दा है आप फिर से हिंदू मुसलमान करिए। मैं मानती हूं कि ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां तो फिर ऐसा लग रहा है कि वोटिंग ट्रेंड है। आप आदिवासियों को लुभाने के लिए इस तरीके से पहुंच रहे हैं। देखिए, राजनीति में होते हुए भी, चुनावी राजनीति होते हुए भी अगर इस इशू को उठाया जा रहा है तो ये गंभीर विषय है, लेना ही चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की आबादी झारखंड में कैसे घट रही है, सवाल तो ये है। और आप देखेंगे, अगर पिछले 5 साल का ही देखेंगे तो केवल घुसपैठिए नहीं, अनेक ऐसे बड़े अपराध और आतंकवाद हुए हैं जिनमें झारखंड के पकड़े गए हैं मुस्लिम। वहां आप ध्यान से देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी पर हमला हुआ, वो उनकी सभा पर हमला हुआ है, बोध गया पर हमले हुए हैं, सारे आए हैं। घुसपैठ भारत में एक बड़ी समस्या है, और घुसपैठियों की समस्या यह होती है कि चूंकि उनको भय रहता है हम निकाल दिए जाएंगे, स्थानीय मुस्लिमों से भी समस्या रहती है, इसलिए वो हर क्षण हिंसा के लिए तैयार रहते हैं। हमने जाकर देखा है, उनकी एक पूरी तैयारी होती है। तो इसलिए ये इशू उठाए हैं हेमंत सरकार को, लेकिन मुझे भय है कि जिस झारखंड में बगैर सरकार की अनुमति के शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई हो, वहां इसका समाधान होगा, इस पर मुझे संदेह है।